हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रश्न पत्र 2024 का है, यह बच्चों श्रावस्ती जिले का है। आपके प्रश्न पत्र के करीब 7 से 8 सेट बनते हैं, उसमें हर तरह के प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो ये प्रश्न पत्र मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न पत्र भी आपको हल करवा दूं। जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करें और हिंदी विषय में अच्छे नंबर ला सकें। इसके लिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है उसमें खंड आ से है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। तो आज हम इसमें केवल खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे कि वो प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हमें कैसे तैयारी करनी है। आपके पाठ्यक्रम में गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास ये है, और गद्य साहित्य के इतिहास में भी आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है, और पद्य काव्य के आधार पर आपको पद्य काव्य के इतिहास में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करना है, और इससे संबंधित 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। शेष जो 10 प्रश्न होते हैं वह आपके व्याकरण से संबंधित, रस छंद अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द रूप। आपका इस बार पाठ्यक्रम में नया शामिल हुआ है वाक्य का स्वरूप, वाक्य के भेद, कर्तृवाच्य वगैरह, जो वाच्य के प्रकार, ये सब चीजें नई शामिल हुई हैं। तो इस प्रश्न पत्र में हमें वह सब भी देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पाठ्यक्रम में है। पहला पाठ इनका निबंध विधा में लिखा गया है जिसका नाम है मित्रता। आप सब पढ़ चुके होंगे इस पाठ को भी। अब पूछा गया वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, या नाटक लेखन के लिए? जब भी आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें तो आप सभी जो ऑप्शन है उनको जरूर पढ़ें। हड़बड़ी में कभी भी अपना आंसर गलत ना करें। जब सारा हमने पढ़ लिया तो कहानी तो इन्होंने लिखी है, लेकिन एक कहानी लिखी है ना 11 वर्ष का समय। तो ये प्रसिद्ध जो है वो है आलोचना साहित्य के लिए। जो आलोचना है इनकी वह फेमस है, और ये एक सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे तो ये निबंधकार, आलोचक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? पहले ऑप्शन पढ़ लें। यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और इनका जन्म लमही में हुआ था। इनके नाम से सरकार ने एक ट्रेन भी चलाई थी जब अभी इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी तब। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। तो ये एक रचना का नाम है। नीड़ माने होता है घोंसला। अगर कोई घोंसला कभी टूट जाए तो उसको फिर से निर्माण कर लो। तो नीड़ का निर्माण फिर, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं। हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो सही जवाब है इसका हरवंश राय बच्चन। इनकी ये रचना है, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। हिंदी साहित्य में कई प्रकार की विधाएं होती हैं, तो उसमें ये आत्मकथा विधा की है। अगला प्रश्न है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। कौन है झूठा सच के लेखक? लेकिन ऑप्शन हमें सभी पढ़ने हैं। यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो सही जवाब है यशपाल। यशपाल ने यह उपन्यास लिखा था, और उनका ही यह उपन्यास है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। रीति 5वां प्रश्न ये है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो क्या आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, या रीति ग्रंथों का निर्माण है, या श्रृंगार और प्रेम वेदना है, या भक्ति भावना है? तो इस प्रश्न को देखने के लिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। अच्छा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा
किस युग में होती थी? तो ये आपका आदिकाल में, आदिकाल जिसका के नाम वीरगाथा काल भी है, जब रासो ग्रंथ लिखे गए थे, परमाल रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो, तब की। रीति ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल में होता है। भक्ति काल में भक्ति भावना प्रचुर मात्रा में थी कवियों के अंदर। तो ये सब ऑप्शन सही ना हो गए। सही उत्तर क्या हुआ? श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, मतलब किसके जीवन पर लिखी गई? क्या जयशंकर प्रसाद के, या प्रेमचंद की, या मोहन राकेश की, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो बच्चों इसका उत्तर होगा प्रेमचंद की। अच्छा, कई बार प्रश्न यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाता। अभी तो ये पूछा कि कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है, मतलब किसकी जीवनी है, तो वो प्रेमचंद की। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि कलम का सिपाही किसकी कृति है, यानी किसने लिखी है, तो उसमें आपका जवाब होगा अमृत राय। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक रचना लिखी है, जो कि जीवनी विधा में है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और आधुनिक काल। तो जो रीतिबद्ध जो कवि हैं, रीतिबद्ध कवि वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे होते हैं। तो उनमें नाम आता है केशवदास का, भूषण का, पद्माकर का, इन जैसे और कवियों का भी। और रीति सिद्ध जो कवि हैं वो बिहारी हैं और देव हैं। बिहारी ने एक ही रचना अपनी लिखी है, बिहारी सतसई, और जिससे उन्होंने गागर में सागर भर दिया था और रीति सिद्ध कवि होने का गौरव प्राप्त किया था। रीति मुक्त कवियों में नाम आता है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि कवियों का। तो घनानंद का नाम जो है वो रीति मुक्त कवि काव्यधारा में आएगा, और आधुनिक काल के ये कवि हैं ही नहीं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? क्या मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, धर्मवीर भारती हैं, या गुलाब राय हैं? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं, और यह पत्रिका 1930 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। जहाज का पंछी जो कृति है उसकी विधा क्या है? क्या नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या निबंध संग्रह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उपन्यास। ये जहाज का पंछी क्या है? उपन्यास। और किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी जी का है, और ये 1955 में प्रकाशित हुआ था, और ये एक आत्मकथात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो क्या प्रकाशन वर्ष है? 1942, 1953, 1943, 1940। तो इसका सही जवाब है 1943। प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है। क्या प्रश्न है? निर्वेद स्थायी भाव है, तो किसका है? हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का और अद्भुत रस का। तो हास्य किसका है? हास्य रस का तो स्थायी भाव हास है, करुण रस का शोक है, अद्भुत रस का आश्चर्य है, और शांत रस का क्या है? निर्वेद। तो स्थायी भाव निर्वेद जो है वो शांत रस का है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अब आप देख रहे होंगे जो प्रश्न आने लगे 11वें नंबर से, तो गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आपका रस है, छंद है, अलंकार है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न ये था, प्रश्न नंबर 12, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है, या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, या रूपक अलंकार है? तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब कहा जाता है कि उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है।
और इसके उपमावाचक जो शब्द होते हैं सा, सी, से, सदृश, सम इत्यादि होते हैं। तो यहाँ जो सदृश शब्द है वह उपमावाचक शब्द है और इसका अर्थ निकलेगा पीपल के पत्ते के समान दशरथ जी का मन डोला था। तो यहां पर इसलिए उपमा अलंकार हुआ। अगला प्रश्न इस प्रकार है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है वो क्या है? सोरठा और रोला। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? देखने के लिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 4, 3 या 5। तो 2 चरण तो अभी तक किसी भी 2 चरण तो हम मनुष्यों के होते हैं, तो ये सवाल का जवाब तो गलत ही हो जाएगा। 4 चरण, हाँ 4 चरण इसके होते हैं। चाहे वो दोहा छंद हो उसके भी 4 चरण हैं, रोला छंद है उसके भी 4 चरण हैं, सोरठा छंद है उसके भी 4 चरण, दोहा, रोला, सोरठा इन सब के, और चौपाई के भी 4 चरण हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, वी, अक, मान और आ। अब आप देखिएगा जो ऑप्शन है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमें उपसर्ग नहीं भी पता हो कि कौन सा है, तो वी शब्द तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अक शब्द भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो अक कैसे होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मान शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब है क्या? आ उपसर्ग। गमन शब्द में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आगमन शब्द बनेगा। गमन माने जाना और आगमन माने आना। उपसर्ग क्या करते हैं? शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय पूछा गया, कौन सा है? क्या भला प्रत्यय है? प्रत्यय तो बाद में लगते हैं, तो भला कैसे होगा? क्या भला शब्द में ई प्रत्यय लगा के भलाई बनाया गया है? ये भी नहीं, ये भी जवाब गलत है। आई, हाँ आई प्रत्यय हो सकता है। अगला प्रश्न क्या? इनमें से कोई नहीं। नहीं, तो इसमें से एक है, और वो कौन सा प्रत्यय है? आई। भला शब्द में आई प्रत्यय लगाएंगे तो भलाई हमारा शब्द बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। जो भला करने का भाव होता है उसको भलाई कहते हैं। और यहाँ पर संधि हो जाती, भला और आई प्रत्यय दोनों मिलाते तो भी अब दोनों ही छोटे आ हो या बड़े आ हो, मिलने पर बड़ा आ ही होता है, इसलिए केवल ई प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में क्या द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास तो नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो यहाँ नहीं है। क्या ये द्विग समास है? तो द्विग भी नहीं है, क्योंकि द्विग में तो पहला पद संख्यावाची होता है। क्या ये कर्मधारय समास है? हाँ, कर्मधारय समास हो सकता है, क्योंकि उसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय होते हैं। क्या ये बहुब्रीय समास है? नहीं, बहुब्रीय समास में तो अन्य पद प्रधान होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय समास क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि अंबर यानी आकाश कैसा है? नीला, नीला आकाश। तो ये आकाश की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण, विशेष्य जिसमें होते हैं वो हमारा कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आम का तत्सम है। तत्सम किसको कहते हैं? जो शब्द संस्कृत के होते हैं और यथावत हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उन्हीं का कुछ रूप बिगड़ जाता है तो वो तद्भव बन जाते हैं। तो जो आम है ये तद्भव शब्द है। अब इसका पूछा गया है, तत्सम पूछा गया है, क्या आम्ब है या आम्र है या अम्बु है या अम्म है? तो आम्ब तो नहीं होगा, गलत जवाब है। आम्र, हाँ ये हो सकता है, और यही हमारा सही जवाब है। और अम्बु माने तो जल होता है, पानी होता है। और अम्ब, अम्ब शब्द का ऐसा कोई खास अर्थ नहीं है, यूं ही एक शब्द लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। ये आपके पाठ्यक्रम में नया शामिल किया गया है, यानी कि जो वाच्य है या वाक्य का स्वरूप है, इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो और इसके अलावा आपका सर्वनाम वगैरह ये भी नया जोड़ा गया है। तो ये पहली बार प्रश्न पत्र में आया है। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? क्या कर्ता की होती है, क्या कर्म की होती है, या भाव की होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, कर्ता मतलब करने वाला। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ कर्तृवाच्य पूछाते हैं, अर्थात कर्ता की प्रधानता होगी। अगला प्रश्न, ताभ्या शब्द में
वचन और विभक्ति है, कौन सी है? क्या षष्ठी विभक्ति का एक वचन है? क्या सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है? क्या षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है? या चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है? क्या सही उत्तर होगा? तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन तो नहीं है, क्योंकि उसमें रूप हमारा कुछ और बनता है। सप्तमी का द्विवचन भी नहीं है, वहाँ ओ की टो ली जाती है ना, तयोः तयोः रूप बनता है। और षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? तस्य रूप बनता है। षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है रूप? युष्माकम बनता है। और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन रूप क्या बनता है? ताभ्यः। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम वाला टॉपिक भी आपका इसी वर्ष जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। लिखा हुआ है काला, घोड़ा, वह और लड़का। इनमें से सर्वनाम क्या है? तो जो काला है ये क्या है? ये तो गुणवाचक विशेषण है, काला या गोरा, लंबा या छोटा। घोड़ा ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का ये भी हमारा क्या है? संज्ञा है। तो वह जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है। हम कह सकते हैं वह घोड़ा, वह लड़की, यानी किसी भी लिंग के अनुसार, किसी भी पशु के अनुसार किसी को भी हम वह शब्द कह सकते हैं। किसी पुस्तक को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी कोई भी लिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, उसके लिए भी हम वह का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम, किन्हीं भी लोगों के लिए हम प्रयुक्त कर दें, इसलिए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम है, बाकी सारी क्या है? संज्ञा है या विशेषण है। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 20 तक प्रश्न, जो कि श्रावस्ती जिले के प्रश्न पत्र से थे। और इस प्रश्न पत्र के 7 सेट तैयार होते हैं, तो उनमें से एक सेट ये भी था। तो आशा है इससे आपको आगे आने वाले जो भी प्रश्न पत्र आएंगे उनमें कुछ मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी वर्णनात्मक प्रश्न हमने इसके डिस्कस नहीं किए हैं, कभी जल्दी ही समय मिलेगा तो उनको भी डिस्कस करेंगे। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में वह भी लिखिए, जिससे अगले वीडियो में हम उसको दूर कर सकें।